अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, अफगान बॉर्डर से अच्छी खबरें नहीं आ रही, ये आपके सामने रखते हैं। फिर नाज़रीन, सोहेल अफरीदी के हवाले से अदालती हुक्म आ चुका है कि भाई इस बंदे का से हल्फ उठाएं और ताकि ये आईनी मामलात को आगे लेकर चला जाए। तो जो गलाजत नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने और टाउट ने समेटी है, नाज़रीन बेहतर तरीके से चीजें हो सकती थी, शायद एक पॉजिटिव नोट से एक नई शुरुआत हो सकती थी, बट दे चूज के इन्होंने गटर के अंदर गलाजत में छलांग लगानी और उसके बाद चीजें आगे लेकर जाए। पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड है हाफिज साद रिजवी साहब। साद रिजवी किधर है? अच्छा, फिर नाज़रीन एक और चीज है कि पाकिस्तान के अंदर नजर आ रहा है कि इस मजहबी जमात को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, इसे खत्म किया जा रहा है। अच्छा, इन्हें लाया क्यों गया था? इन्हें स्पेस क्यों दी गई थी? हमने ये सब कुछ देखा है कि इन्हें फैसिलिटेट किया गया। नाज़रीन, इमरान खान की हुकूमतों, नून लीग की हुकूमतों, उन गवर्नमेंटों को कमजोर करवाया गया इनके जरिए। फैजाबाद को बंद करवाया गया, कितने लोगों की एम्बुलेंसेज के अंदर डेथ हो गई, पूरे के पूरे शहर नाज़रीन चौक हो गए, पंजाब चौक हो गया, मीडिया फुल धड़ा धड़ी ने कवरेज दिया करता था। तो इन्हें नाज़रीन परवान चढ़ाया गया, इन्हें स्लोली स्लोली हाइप दी गई और हाइप यहां तक पहुंच चुकी थी कि नाज़रीन ये खतरा बन गए थे। और ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, अल्लाह रहम करे, अल्लाह माफ करे। नाज़रीन, एक तो इस मुल्क के अंदर डर लगता है ये बातें भी करते हुए, तौहीन मजहब का किसी के ऊपर भी इल्जाम लगाकर नाज़रीन उसके बच्चे यतीम कर दिए जाते थे। पूरी जिंदगी लगाकर कोई बंदा घर खड़ा करता था, सिर्फ एक झूठा सच्चा मन घड़त इल्जाम लगाकर नाज़रीन घर को आग लगा दी जाती थी। आपको वो श्रीलंकन मैनेजर याद होगा, ऑनेस्ट बंदा था, सच्चा बंदा था, श्रीलंकन था, मैनेजर था एक फैक्ट्री के अंदर। तो चूंकि सच्चाई और ऑनेस्टी के साथ हमारा तो ना भाई ना, हम मक्कार, धोखेबाज, हड़ हराम नाज़रीन, काम में हमारी हरामखोरी, मक्कारी, झूठे, फ्रॉडी, ये दुनिया जान के ये तो हम आपको क्या बताने की जरूरत है, हम सब अपने अपना गिरबान में झांके तो हम जानते हैं। तो वो ऑनेस्ट बंदा था, उसने पकड़कर 2-3 लाफे मारे कि भाई तुम लोग पीते हो, सूटे मारते हो, तुम लोग काम ठीक से नहीं कर रहे। उसके ऊपर तौहीन मजहब का नाज़रीन इल्जाम लगा और उस बंदे को आग लगा दी गई थी। क्रिश्चियंस की जिंदगी इस मुल्क के अंदर नाज़रीन अजीरन बना देगी। यकीन माने, उनकी कॉलोनीज को आग लगा दी जाए। और यही चीजें मगरब में ट्रांसलेट हो रही थी, ये चीजें पाकिस्तान से बाहर जा रही थी, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि नारा लगाते थे लब्बाइक लब्बाइक लब्बाइक। उसके बाद नाज़रीन, हालांकि इस्लाम अमन का मजहब है, ये गले लगाता है, ये सीने से लगाता है, ये बिठाता है, ये समझाता है, ये फैसिलिटेट करता है, ये अमन की बातचीत करता है। लेकिन नाज़रीन ये सिर्फ नारा लगाना था और उसके बाद बस चढ़ दौड़ो वाली ये सूरत हाल थी। तो नाज़रीन, हमारा रियासत से शिकवा यही है कि भाई आपने ये सब कुछ क्यों किया था? हमें जरूरत नहीं थी। आज आप अगर ये कर रहे हैं तो ये ठीक कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी किसी भी एक शरपसंद ग्रोह को या किसी कोई भी ऐसी हार्डलाइनर जमात इस मुल्क के अंदर नहीं होनी चाहिए। आप पॉलिटिक्स करें, बिल्कुल करें, आप सियासत करें, बिल्कुल करें, आप एक मजहबी पॉलिटिकल पार्टी है, बिल्कुल आपका राइट है, आपको होना चाहिए। लेकिन झूठे इल्जामात लगाकर नाज़रीन, फतवे लगाकर, इस तरह की गुफ्तगू और बातचीत करके ये नहीं होना चाहिए इस मुल्क के अंदर। तो ये नजर आ रहा है कि नाज़रीन इस जमात को बाकायदा से न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, इसे अब नजर आ रहा है कि खत्म किया जा रहा है, चूंकि बेशुमार एफआईआर हो चुकी हैं। इनके जो तमाम तरह टॉप लीडरशिप है, यशूरा है, सबके ऊपर एफआईआर, हाफिज साद रिजवी साहब के ऊपर एफआईआर, अनस रिजवी के ऊपर एफआईआर, सबके ऊपर मुकदमात पर मुकदमात कर दिए गए हैं। तकरीबन 108-10 बंदा गिरफ्तार हो गया, मजीद गिरफ्तारियां होने वाली हैं। लिहाजा महसूस किया जा रहा है कि फिलहाल के लिए इन्हें मुकम्मल तौर पर न्यूट्रलाइज किया जाएगा। अब नाज़रीन सवाल यह है कि साद रिजवी साहब किधर है, हाफिज साद रिजवी किधर है? उनके बारे में कोई इतलात किसी के पास नहीं है। मंसूर अली खान साहब कहते हैं कि उनकी जो लास्ट लोकेशन ट्रेस हुई है वो कश्मीर से हुई है। कल मंसूर अली खान साहब ये कह रहे थे कि आईजी पंजाब के जरिए उन्हें ये पता चला है कि साद रिजवी साहब को गोली नहीं लगी, बल्कि वो ठीक ठाक है। तो नाज़रीन सब अपने अंदाजे याद लगा रहे हैं, या फिर उन्हें कोई छुरली देता है, वो छुरली छोड़ देते हैं। बट सबको पता है कि वो कहां पर है। ठीक है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह का। और बड़े मोतबर साफी ये बता रहे हैं कि वो ठीक है, खैरियत से हैं, और उनकी गिरफ्तारी डाली जाएगी और चीजें सेटल हो जाएंगी, उन्हें अरेस्ट किया जाएगा और उसके बाद एक कानूनी प्रोसेस के जरिए बहुत सारी चीजें आगे लेकर जाएंगे। नाज़रीन सवाल ये भी पता होता है कि अभी कुछ देर पहले की जो खबरें आई हैं कि भाई साद रिजवी और अनस रिजवी अगर ये इतने खतरनाक थे, इतने जालिम थे, इतने बड़े दहशतगर्द थे, इतने बड़े ठग थे, यानी इस लेवल के ये क्रिमिनल्स थे, तो ये कल क्यों नहीं किया गया? 48 घंटे पहले क्यों नहीं किया गया? ये 50 घंटे पहले क्यों नहीं किया गया? ये आज से महीना पहले ये कार्रवाइयां क्यों नहीं की गई जो अब कार्रवाइयां करके हमारे सामने डाली जाती है? आई डोंट नो, ये चीजें मेरी समझ में नहीं आती ना। अचानक से एक बंदा जो आपका हीरो है, अचानक से एक बंदा जो कि आपकी सड़क पर दंदनाता हुआ फिर रहा है, जो मिंबर पर चढ़ के खिताब कर रहा है, जो रैली से खिताब कर रहा है, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगले ही पहर उससे बड़ा क्रिमिनल इस मुल्क के अंदर कोई नहीं होता नाज़रीन। तो ये जो अचानक वाली चीज है नाज़रीन, ये कैसे हो जाती है? ये जो अचानक वाली डेवलपमेंट है, ये बड़े खौफनाक है इस मुल्क के अंदर, जो कि बार बार होती है। मैं अभी से चंद मिनट पहले की नाज़रीन ये जो खबर आई है, 1-1.5 घंटा पहले की खबर आपके सामने रख देता हूं। साद रिजवी के घर पुलिस ने छापा मारा है जनाब, पुलिस ने, एफआईए ने और एनसीसीआईए ने छापा मारा है। ये इनकी मुश्तरका टीमें गई हैं और हैरानकुन तौर पर साद रिजवी साहब हैं, इनके घर से भारी मिकदार में सोना, चांदी, गैर मुल्की करेंसी और कीमती अशिया तहवील में ले ली गई हैं।
अच्छा, आज से चंद दिन पहले भी नादरीन छापा मारा गया था, तो उस दिन भी कुछ चीजें तहवील में लगी थी, ये बच गई थी जो ये दोबारा से ली गई। पुलिस की जानिब से मजीद बताया गया है कि 1 किलो 992 ग्राम सोना, तकरीबन 990 ग्राम चांदी भी बरामद हुआ है। छापे के दौरान मुख्तलिफ ब्रांड्स की 70 घड़ियां, 445 ग्राम वजनी 28 चूड़ियां और कड़े, 490 ग्राम सोने के 12 ब्रेसलेट, 24 हार, चैने और लॉकेट्स भी हासिल किए गए हैं। मजीद तफसीलात के मुताबिक 355 ग्राम सोने के की 46 अंगूठियां, 6 ब्रेसलेट, 72 मुख्तलिफ जेवरात और 460 ग्राम चांदी का ताज और 32 चांदी की अंगूठियां भी बरामद की गई। अच्छा, इसके ऊपर बयान बनाया जा रहा है। टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको बताऊं ना, ये कुछ भी नहीं है। ये एक मजहबी घराने से ताल्लुक रखते हैं, इनकी मजहबी रिश्तेदारियां भी हैं और ज़ाहिर है अकीदत भी है, इनके बहुत सारे मुरीद भी हैं और बड़ी, आप जानते हैं किस लेवल की वो मोहब्बत करते हैं। तो ये सब कुछ जो कुछ है नाज़रीन नजराने के तौर पर दिया गया। कोई दोस्त आया, कोई बाहर से आया, कोई इधर से आया, हाथ चूमा अंगूठी लगवा दी, हाथ चूमा घड़ी दे दी, तो ये सब वो चीजें हैं नाज़रीन। लेकिन ये ज़ाहिर है हमने इस वक्त इन्हें न्यूट्रलाइज करना है, तो इस वक्त ये सारी चीजें बनाई जा रही है। अच्छा, कहा जा रहा है कि ना इनके घर से प्राइस बॉन्ड्स भी कब्जे में लिए गए हैं और बहुत सारा और सामान लिया गया है। तकरीबन 12 से 14 करोड़ रुपए का सामान नाज़रीन खाली इनके घर से निकला है और इसे बताया जा रहा है कि ये बहुत बड़ा सामान है, ये कुछ भी नहीं है, ये पिनट्स हैं, पिनट्स। मैं 4-5 घर इस्लामाबाद की सिर्फ एक गली में आपको बताता हूं, वहां पर आप छापे मारे, आप सिर्फ ये एमपीज एमएनएज को छोड़ें, आप इनके जो साथ चलने वाले होते हैं ना, जो सिर्फ चापलूसी करने वाले, जो मालचिया पालची इनके साथ चल रहे होते हैं नाज़रीन, उनके घरों में छापे मारे। ये 12-14 करोड़ तो ये अपने जिस्मों के ऊपर लगाकर घूम रहे होते हैं, लिटरली आई एम टेलिंग यू। 12-14 करोड़, यानी मैं तो ऐसे ही पॉलिटिशियंस को भी जानता हूं नाज़रीन जो कि 2-2, 2.5 करोड़ की खाली कपड़े, जूते और शायद अंगूठियां वगैरह पहनते हैं। तो ये तो कुछ भी नहीं है 12 करोड़। लेकिन जाहिर है इस वक्त ये 12 करोड़ बहुत ज्यादा है और ये 12 करोड़ नजर भी आ रहा है। और देखें, अगर साद रिजवी को इसके ऊपर जवाब भी देना चाहिए, और जवाब यही देंगे नाज़रीन के नजराने के तौर पर दिया, अकीदत के तौर पर दिया गया, हमारे मरीजों ने दिया, मोहब्बत करने वालों ने दिया, और लिहाजा दिया जाता है पाकिस्तान के अंदर। नाज़रीन आपको पता है कि पाकिस्तान में मजहब को भी बिजनेस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दैट्स अ वेरी सैड रियलिटी, अफसोसनाक चीज है। अच्छा, ये बात यहां पर खत्म नहीं होती, उसके बाद नाज़रीन बाकायदा से फ्लायर्स बनाए जाते हैं और पूरे, यानी एक तरफ तरकड़ी रखी जाती है, एक तरफ सोने की ईंटें रखी जाती हैं, पैसे, करेंसी, तिजोरी, और साथ साथ रिजवी को बिठाया जाता है, क्वेश्चन मार्क भी मौजूद है। ये हुकूमत पंजाब की जानिब से किया गया है। ऊपर लिखा गया है कि जनाब इस मजहबी जमात के भलवाइयों के कायद साद रिजवी के घर से करोड़ों रुपए और सोने की ईंटें बरामद हुई हैं। आखिर ये इतना माल और पैसा कहां से आया है? आगे नीचे सवाल पूछे गए हैं। यह महज खबर नहीं बल्कि तशवीशनाक और हैरानकुन इंकशाफ है, जिससे जहन में बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। एक मदरसे के मौलवी के घर सोने की ईंटें कहां से आई हैं? आखिर साद रिजवी का कारोबार क्या है? आखिर यह पैसा क्या यह पैसा दुश्मन ममालिक की खुफिया एजेंसियों का फराम करदा है? क्या यह पैसा इस्लाम के नाम पर चंदा इकट्ठा करके असलाह खरीदने के लिए है? क्या यह पैसा भारत रॉ ने पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने के लिए किया है? क्या यह सदकात और खैरात का पैसा था जिससे V8 और लैंड क्रूजर्स खरीदी गई हैं? एक मामूली इमाम मस्जिद जिसकी तनख्वाह 30,000 के करीब हो, उसके घर करोड़ों रुपए, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। ये झूठ है कि भारत रॉ देती रही है, और रॉ नहीं कार्रवाई कर सकती भाई, हमारी तगड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। रॉ शॉ की भारत की उसकी तपड़, उसकी औकात ही नहीं है। मैं ऑनेस्ट आपको बताऊं कि ये हम ना, एक तो हमने ना रॉ शॉ को इन्हें और भारत की उस चीज को ना बहुत ज्यादा सर पे चढ़ाया हुआ है। कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने राफेल शाफेल खरीदे थे, उन्होंने बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स अपनी मिलिट्री मशीन के अंदर फेंके, उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस के लिए फेंके, नथिंग, कुछ भी नहीं है। तो ये हो नहीं सकता कि रॉ इतनी आए कि जनाब सोने की ईंट लेकर जनाब साद रिजवी, ये सोने की ईंट है तेरे लिए, तू ये कर, ये सोने की घड़ी ले ले, तू ये कर। तो ये तो बिल्कुल फ्रॉड है ये तो। लेकिन ये सवाल दुरुस्त है नाज़रीन कि जनाब ये जो पैसा है ये आया किधर से, कि जनाब ये जो V8 और लैंड क्रूजर्स वगैरह खरीदी गई हैं। तो ऑब्वियसली जाहिर यही बात है नाज़रीन, मजहबी घराना है और यहाँ पर पैसे दिए जाते हैं, यहाँ पर गाड़ियां दी जाती हैं, ये सारी चीजें दी जाती हैं। लेकिन सवाल मेरा ये है नाज़रीन कि ये आज क्यों जाकर हमें याद आ रहा है? ये कल क्यों नहीं हमें याद आया? ये परसों क्यों नहीं हमें याद आया? या ऐसे साल पहले हमें क्यों नहीं याद आया? ये जब इमरान खान की गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज किया जा रहा था क्यों नहीं हमें याद आया? ये जब मुस्लिम लीग नून की लीडर्स की जिंदगी खतरे में डाली गई थी उस वक्त हमें क्यों नहीं याद आया? जब फैजाबाद बंद था हमें क्यों नहीं याद आया? जब टेलीविजन के ऊपर नाज़रीन कवरेज दी जा रही थी और खुले इंटरव्यूज हो रहे थे और पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगता था नाज़रीन, उस वक्त हमें क्यों नहीं याद आया? ये जब क्रिश्चियंस की जिंदगियां नाज़रीन इस मुल्क के अंदर खतरे में पड़ रही थी उस वक्त हमें क्यों नहीं याद आया? और आज हमें याद आ रहा है। अब नाज़रीन एक और वीडियो आई है और बाकायदा से अभी ये वीडियो के तौर पर पेश की गई है। अब IG पंजाब है डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, ये अस्पताल में गए हैं और ये वहां पर गए हैं जहां पर मुरीद के में पुलिस ऑफिशियल्स को गोलियां लगी हैं। अब इनके मुताबिक 48 पुलिस एहलकार जख्मी हैं और 17 एहलकार
وہ ہیں جنہیں مسلح جتھوں نے گولیوں کا نشانہ بنایا ہے. تو 17 پولیس والوں کو ناظرین پولیس والوں کو گولیاں لگی ہوئی ہیں. تو یہ کیا چکر ہے سارا؟ یہ گولیاں کدھر سے چلی ہیں؟ تو کیا یہ اب یہ ساری چیزیں پروبن والے ہونے والی ہیں؟ اس کے اوپر واقعتاً جے آئی ٹی بننی چاہیے اور اس کے حقائق کھل کر سامنے آنے چاہیے. بلکہ یہ بھی مختلف الزامات ان کے اوپر لگے ہیں کہ سعد رضوی صاحب نے خود پستول لیا اور پولیس والے کو گولی ماری. انس رضوی صاحب نے خود وہ رائفل سے فائرنگ کرتے رہے، ریپیٹر استعمال کرتے رہے، وہاں پر بھی ناظرین لاشیں گری ہیں. تو ایک کنفیوژن کریٹ کر دی گئی ہے اور بہت میسو کنفیوژن ہے. اس میں سوال یہ ہے کہ سعد رضوی کدھر ہے؟ بہرحال اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن یہ ممکن ہے کہ اگلے چند گھنٹوں میں سعد رضوی صاحب ضرور سامنے آ جائیں گے. اب ناظرین ایک اور خبر ہے اور یہ بہت ہی پریشان کن خبر ہے. خبر یہ ہے کہ کرم میں افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج نے بلا اشتہار فائرنگ کا آغاز کر دیا ہے. پاک فوج کی جانب سے بھرپور جواب. پاک فوج کی فائرنگ کی وجہ سے طالبان پوسٹوں کو شدید نقصان پہنچا ہے. افغان طالبان کی پوسٹوں سے آگ بڑک اٹھی ہے. ایک طالبانیوں کا ٹینک بھی تباہ ہوا ہے. تو ایک دفعہ پھر ناظرین انہوں نے افغان بارڈر کے اوپر دوبارہ سے ایک اس طرح کا ماحول بنا دیا ہے جو کہ خوفناک ہے. ابھی چونکہ ڈیولپنگ سٹوری ہے، 10 بجے میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، لہذا اس کے بعد کیا پتہ صورتحال کس طرف جائے گی. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب آپ انڈیا کے اندر موجود تھے تو انڈیا نے انہیں فلی فیسیلیٹیٹ اکوموڈیٹ کیا ہے، بلکہ انڈیا نے جھولے دیے ہیں. افغانستان کا جو وزیر خارجہ تھا اسے جھولے دیے ہیں. یہ ویکیوم ہمیں ڈپلومیٹکلی کریٹ نہیں کرنا چاہیے تھا ناظرین. ہمیں ایک سپیس رکھنی چاہیے تھی، ہمیں ایک ہولڈ رکھنا چاہیے تھا. طالبان کی جو گورنمنٹ ہے ناظرین، ہمارا کریڈٹ ہے بہت بڑا. ہم نے انہیں ٹرینڈ کیا ہے، ہمارے مدرسوں کے اندر یہ لوگ پڑھے ہیں، ہماری پڑھائیاں ہمارے مدرسوں کے اندر انہوں نے کی ہیں. افغانستان کے ساتھ ہم روایتی طور پر ان کے ساتھ سجتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ ایک تعلق ہے. ڈپلومیٹکلی حل کریں بھائی. یہ افغان بارڈر والا مسئلہ آپ ڈپلومیسی کے علاوہ دنیا میں کوئی چارہ نہیں ہے. آپ آج انہیں کچل دیں، آپ افغانستان کے اندر رجیم چینج کر دیں، آپ وہاں طالبان کو ملیا میٹ کر دیں. آپ کو اس بارڈر کے اوپر اگر سکون چاہیے، آپ کو نیگوشیٹ کرنا پڑے گا، آپ کو ڈسکس کرنا پڑے گا، آپ کو بیٹھنا پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی سلوشن نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، پیریڈ. واحد حل اور واحد سلوشن یہ جناب کہ آپ کو اسے نیگوشیٹ کرنا پڑے گا. اب نا سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے خبر ہے، باقاعدہ سے یہ پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ دے دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ جناب کل سہیل آفریدی کا 4 بجے تک اگر گورنر حلف نہیں اٹھاتے تو اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی ان سے حلف لیں تاکہ یہ صوبے کے اپنے معاملات کو آگے لے کر جا سکیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج یہ کہا ہے کہ جناب گورنر صاحب آپ چارج لیں اور چارج لے کر آپ وہاں پر چلے جائیں. تو گورنر صاحب کو پہلے بتانا تھا نا سر، گورنر صاحب کو وہاں پر ہونا چاہیے تھا. تو ایک سموتھ ٹرانزیشن ہونی چاہیے تھی. شاید کوئی پازیٹیو کانفیڈنس بلڈنگ میشرز ہو سکتے تھے، کچھ تھوڑی سی پازیٹیوٹی بلڈ ہو سکتی تھی. تھوڑا سا گلے لگاتے یار ورلڈ ایک نیا ینگ لڑکا آ گیا ہے، کوئی گلے لگاتے پپی شپی دیتے، آگے بڑھتے. ہم نے آگے بڑھنا ہے. ہم نے یا تو ایک دوسرے کے جھگڑے توڑنے اور ہمیشہ توڑتے رہنا، یا ہم نے پروگریس کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے. ہم نے اپنی اسٹیٹ کو، اپنے ملک کو لے کر آگے چلنا ہے. ہم نے پالیٹکس کو آگے بڑھانا ہے. یہ ایک ہو سکتا تھا، لیکن مسلم لیگ نون اینڈ پیپلز پارٹی چوز اور ٹاؤٹ چوز کے اس نے گٹر کے اندر چھلنگ مار کر یہ غلاظت بھی اپنے اوپر پھینکنی ہے. خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.